Hello and good morning everyone. Welcome to another video lecture of economics. कल हम लोगों ने यूनिट 2 स्टार्ट किया था आपका, और उसमें हम लोगों ने फिस्कल पॉलिसी की बेसिकली बात की थी कि फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है और फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, यानी कि सरकार जो फिस्कल पॉलिसी बनाती है वो क्यों बनाती है। इस पे कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था। फाइन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसी के आगे कंटिन्यूशन में फिस्कल पॉलिसी का नेक्स्ट टॉपिक विच इज योर मेजर्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, जैसे कि देखो इसमें लिखा हुआ है मेजर्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, बिकॉज फिस्कल पॉलिसी मैंने कल भी बताया था, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एग्जामिनर पूछता ही पूछता है, एग्जामिनेशन में उसका आना निश्चित होता है, 99.9% है कि इट इज गोइंग टू कम इन योर एग्जाम। फाइन, सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक वेरी केयरफुली बिकॉज दे आर गोइंग टू आस्क इन somehow the other in the way, चाहे वो एमसीक्यूज में अगर पेपर आए एनपीएस तो उसमें भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, और डिस्क्रिप्टिव में तो लॉन्ग में वो कहीं ना कहीं देते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की। इसमें फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या चीजें बोली गई हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ चीजें बताई हैं। सबसे पहला, फिस्कल इम्बैलेंस टेक्स प्लेस ड्यू टू एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू। फिस्कल इम्बैलेंस का मतलब क्या हुआ? इम्बैलेंस का मतलब ही अपने आप में है कि जब इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन नहीं है, ठीक है ना, तभी इम्बैलेंस हो रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा रेवेन्यू से, यानी कि सिर्फ सरकार की दो चीजें होती हैं, सरकार हमसे पैसा कलेक्ट करती है रेवेन्यू के फॉर्म में, और फिर हम पे खर्च करती है एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। ठीक है, ऐसा हुआ कि सरकार के खर्चे बढ़ गए ज़्यादा और रेवेन्यू की अमाउंट कम हो गया, तो सरकार को भी तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कि एक आम जिंदगी में हम लोग की अपनी बात करें, हम जो भी पैसा अर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमारा खर्चा हो रहा है, तो हमारा भी बजट इम्बैलेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इन द सेम वे गवर्नमेंट का भी जो लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर है वो अगर ज़्यादा है किससे कंपैरिजन में, उनके रेवेन्यू कंपैरिजन में, मतलब जो उन्हें पैसा मिल रहा है उससे कंपैरिजन में उनका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इम्बैलेंस। ठीक है, टू ओवरकम दिस डेफिसिट, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डेफिसिट कहते हैं। डेफिसिट क्यों कहते हैं? क्योंकि रेवेन्यू हो गया है कम, यानी कि इनकम कम हो रही है और खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन डेफिसिट यानी कि लॉस वाली हो जाती है। कौन सी कंडीशन हो जाती है? लॉस की। ठीक है, आगे देखिए, तो इसके लिए गवर्नमेंट फिर बोरिंग शुरू करती है, गवर्नमेंट रिस्टोर्ट टू बोरिंग। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सरकार के पास एक ऑप्शन बचता है, क्या करना? बोरो करना, यानी कि पैसे मांगना और उसकी अरेंजमेंट करना अपने तरीके से। कौन करती है वो तरीका अपनाती है? सरकार वो तरीका अपनाती है बोरो करने का। आगे देखिए इसमें लिखा है, दिस फर्दर एग्रीवेट्स द सिचुएशन ऑफ डेब्ट सर्विसिंग, देयरफॉर देयर इज अ नीड टू करेक्ट एंड ओवरकम द फिस्कल इम्बैलेंस। यानी कि कहानी ये है कि फिस्कल पॉलिसी बनाती है सरकार, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सिंपल सा बताया। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि सरकार के खर्चे हो गए ज़्यादा और रेवेन्यू क्या हो गया, कम, जिसकी वजह से डेफिसिट की कंडीशन हो गई, और सरकार को अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए पैसा बोरो करना पड़ता है, मांगना पड़ता है। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के दो सोल्यूशन होते हैं। पहला, गवर्नमेंट अपने खर्चे को कम कर दे, यानी कि रिड्यूस कर दे, और दूसरा वो अपने फंड्स को, यानी कि जो पैसे जहाँ पे आते हैं और जहाँ से वो खर्चा करते हैं उनको बढ़ा दे। इन्हीं दो तरीकों से गवर्नमेंट अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। ठीक है, तो आज हम उन तरीकों पे पढ़ेंगे कि पहला, गवर्नमेंट कैसे अपने खर्चे कम करेगी, और दूसरा, गवर्नमेंट किस तरह से अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी फंड्स को बढ़ाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला है गवर्नमेंट अगर अपने खर्चों को, देखिए एरो बना हुआ है, यानी कि कम करती है। देखो इसमें लिखा है पहला, रिडक्शन इन इंटरेस्ट बर्डन। इसका मतलब क्या हुआ? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सरकार अगर अपने बर्डन कम करती है। ओवर द ईयर्स देयर हैज बीन अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन गवर्नमेंट बोरोइंग्स। बिल्कुल, ये देखा गया कि कुछ सालों में सरकार की बोरोइंग्स काफ़ी बढ़ गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सरकार है बेसिकली वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पेमेंट, या कह सकते हैं काफ़ी बढ़ गया है, या फिर गवर्नमेंट के खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, बट जितना उनको टैक्स से पैसा मिलना चाहिए, उनको फीस फाइन्स पेनल्टी से पैसा मिलना चाहिए, हो सकता है सरकार को वो ना मिल रहा हो। ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि सरकार की बोरोइंग्स बढ़ रही है। The interest payment has been the single major component of revenue expenditure of both state and central government. दो सरकारें होती हैं, आपको पता है, एक सेंट्रल होती है और दूसरी कौन सी होती है? स्टेट होती है।
तो ये दोनों के लिए ही चिंता का विषय है, और दोनों कहीं ना कहीं हम देखें, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, दोनों का ही रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के सोर्सेस काफ़ी हद तक सेम होते हैं, और उसके बेसिस पे इंटरेस्ट पेमेंट उस पर ध्यान आश्रित होता है। For instance, the interest payment of the central government of India has increased from rupees 21,500 करोड़, जो कि 1990 से 1991 के बीच में था, अब हो गया है 1,39,08,23, यानी कि 823, 2005 टू 2006 में। तो तुम खुद भी देख सकते हो कि ये कितना पहले से बढ़ा है, नियर अबाउट 6 टाइम्स बढ़ गया है, 6 गुना बढ़ गया है। ठीक है जी। और ये टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 33%। देयरफॉर ये ज़रूरी है कि सरकार अपनी बोरोइंग्स को कम करे, यानी कि गवर्नमेंट्स अपनी इस तरह से खर्चे कम करें ताकि उनका इंटरेस्ट बर्डन कम हो, जिससे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो। तो ये सारे तरीके हैं कि एक तरीके से सरकार अपना खर्चा कम करेगी तो वो अपने डेफिसिट से बच सकती है सरकार, चाहे वो सेंट्रल की हम बात करें, चाहे वो स्टेट की बात करें। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, दैट इज रिडक्शन इन इंटरेस्ट बर्डन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रिड्यूसिंग सब्सिडीज। बिल्कुल, सब्सिडीज कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सब्सिडी क्या होती है, तो पहले हम ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लें कि व्हाट इज एक्चुअली सब्सिडी। सब्सिडी के लिए व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं, जल्दी समझ में आएगा। ये शब्द बार बार आता है कि ये होती क्या है, तो आइए समझते हैं सब्सिडी क्या होती है। सब्सिडी बेसिकली सब्सिडीज, देखो सरकार क्या करती है, देता कौन है, सबसे पहले सब्सिडी देने वाली होती है गवर्नमेंट। सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है। ठीक है, ये मैं आपको एकदम लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया था ना कि इकोनॉमिक्स में कई स्टूडेंट्स हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, तो उनको ये सब पहले तो टर्मिनोलॉजीज क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको ये टर्म्स क्लियर नहीं है तो आप आगे वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सब्सिडी बेसिकली सरकार के द्वारा दी जाती है, और अगर हम बात करेंगे सरकार देती तो है, लेकिन ये होती क्या है, तो पहला तो सरकार के द्वारा दी गई है फाइनेंशियल हेल्प होती है। कैसी हेल्प होती है, फाइनेंशियल हेल्प होती है। अब ये फाइनेंशियल हेल्प क्या होती है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इसमें जो सरकार होती है वो, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प देती है कई पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आपको कुछ रिबेट्स दे दी सरकार ने, रियायत दे दी, या फिर कई जगहों पर डिस्काउंट दे दिया जाता है। वह वाला डिस्काउंट नहीं कि हम लोग जो दुकानदार से लेते हैं, वो अलग टाइप के डिस्काउंट्स होते हैं। ठीक है ना, और भी कई होते हैं कि एग्जेम्पशंस सरकार दे देती है, यानी कि कई तरह की छूट दे देती है। तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि सरकार भी, ऐसा नहीं कि सरकार हमेशा देश के लिए और कहीं ना कहीं देश के अच्छे के लिए काम करती है, और ये जो सरकार देश के अच्छे के लिए काम करती है, यही सरकार इसके लिए सब्सिडी प्रोवाइड करती है, रिबेट के फॉर्म में, डिस्काउंट्स के फॉर्म में, एग्जिबिशंस के फॉर्म में। तो बेसिकली मतलब होता है फाइनेंशियल हेल्प देना, किसको, पीपल, लोगों को देना, पब्लिक को देना, ताकि पब्लिक की हेल्प हो सके, पब्लिक की हेल्प के लिए। अब वो हेल्प सर्वाइवल के लिए भी हो सकती है, वो हेल्प अच्छे प्रोडक्शन के लिए भी हो सकती है, वो हेल्प कुछ नया स्टार्ट करने के लिए भी हो सकती है, कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे तुमने एग्जांपल सुना होगा, गैस सिलेंडर्स पे सब्सिडी मिल रही है। ठीक है ना, गैस सिलेंडर्स, या फिर सोलर पैनल्स। देखा होगा आप लोगों ने, सोलर पैनल्स लगाओ तो दो टाइप के सोलर पैनल होते हैं, एक जो सरकारी होता है, एक प्राइवेट होता है। प्राइवेट वाले पे आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, लेकिन सरकारी वाले पे आपको सब्सिडी जरूर मिलेगी। उसमें सरकार सब्सिडी देती है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल लगाएं, बिजली बचाएं, ऊर्जा जनरेट करें, एनर्जी। फाइन, तो ये सब्सिडी होती है जो सरकार के द्वारा दी जाती है, फाइनेंशियल हेल्प के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए। मेन सब्सिडी देने का ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल हेल्प होता है, रिबेट्स, डिस्काउंट, एग्जेम्पशन के फॉर्म में सरकार देती है, पब्लिक को हेल्प करने के लिए देती है, चाहे वो डायरेक्टली हेल्प करे, चाहे वो इनडायरेक्टली हेल्प करे। और मैंने कुछ एग्जांपल दे दी, गैस सिलेंडर से सब्सिडी देती है सरकार, सोलर पैनल्स में, और भी कई सारी चीज़ों में सरकार सब्सिडी देती है। ठीक है, आते हैं बैक टू द टॉपिक। अब आई होप सबको सब्सिडी का मतलब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम मुद्दे पे आते हैं, सब्सिडी रिड्यूस करना। तो अब हमने सब्सिडी का मतलब जान लिया, अब सरकार क्या कर रही है, सब्सिडी रिड्यूस कर रही है। कैसे रिड्यूस करिए, देखो लिखा हुआ है द गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है,
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत की सरकार है, वो सब्सिडी देती है कई चीज़ों में, जैसे खाने पे, फर्टिलाइजर्स पे, एजुकेशन पे, प्रायोरिटी सेक्शंस। प्रायोरिटी सेक्शंस का मतलब होता है वो सेक्शंस जिसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो बहुत ही कह सकते हैं हमारी अर्जेंट बेसिस पर है। मतलब हिंदी में उसको एक शब्द कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, बट बेसिकली जो हमारा केंद्र है, मतलब जिसकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट टू प्रायोरिटी सेक्शन। इन सब जगहों पर सरकार सब्सिडी देती है बिकॉज ऑफ द मैसिव अमाउंट ऑफ सब्सिडीज। अब भाई सरकार सब्सिडी देगी, फाइनेंशियल हेल्प देगी, तो कहीं ना कहीं अपने फंड से ही देगी, जो सरकार के पास पैसा है। अब उससे देगी तो सरकार का खर्चा अपने आप ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि 1991 से 2005-6 के बीच में सरकार का जो खर्चा बढ़ा है, उसका एक रीज़न ये भी है कि सरकार की सब्सिडी काफ़ी बढ़ गई। सरकार ने कई चीज़ों पे सब्सिडी दे दी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ये ज़रूरत है कि वो अपनी सब्सिडी को कम करे। अगर सरकार थोड़ा सब्सिडी का अमाउंट कम करेगी तो भी सरकार के खर्चे कम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रिडक्शन इन गवर्नमेंट ओवरहेड्स। इसको भी समझते हैं कि गवर्नमेंट ओवरहेड्स को कम करना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ओवरहेड्स को कैसे कम किया जा सकता है। पब्लिक सेक्टर और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है उसमें कई टाइप के हाई ओवरहेड्स होते हैं। ओवरहेड्स का मतलब होता है कई सारे डिपार्टमेंट्स, और कई सारे डिपार्टमेंट का मतलब कई सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन का होता है एक फंक्शन, ठीक है ना, सेल्स का होता है, ठीक है ना, एचआर का होता है, मार्केटिंग का होता है। तो इस तरह से कई सारे फंक्शंस होते हैं और उसके बेसिस पे डिपार्टमेंट बनते हैं और जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है। ये हम बात कर रहे हैं सरकारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है, या जो सरकारी कंपनी जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी होती हैं। अब इनका क्या होता है कि सरकारी नौकरी, देखो ये बात सबको पता है और इसमें कोई यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलेंगे, 90% इंडिया में लोग सरकारी नौकरी के फजीहत उड़ा चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि सरकारी नौकरी को लोग चाहते ही मिले क्योंकि उसका काम ना करना पड़े। इसकी वजह से ओवर स्टाफिंग होती है, लिखा भी है देयर इज ओवर स्टाफिंग। और क्योंकि आपको पता है भाई अब तो मेरी सरकारी नौकरी है, मुझे तो सैलरी मिलेगी मिलेगी, मोटी तनख्वाह मिलेगी, और जैसे जैसे साल आगे बढ़ेंगे मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर काम करने की इच्छा नहीं होती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है। आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाइएगा कभी देखिएगा तो कई गवर्नमेंट ऑफिस की हालत बहुत ख़राब है। मशीन्स पुरानी हैं, मशीन्स सारा यूज़ नहीं कर रहे हैं, बिजली वेस्ट हो रही है, अननेसेसरी का खर्चा दिखा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, काम उतना नहीं हो रहा लेकिन खर्चा ज़्यादा दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार का है भाई, वो रिफंड करा देगी, पेपर इधर उधर पास करेंगे, थोड़ा इधर उधर लोग पैसे वैसे दे देते हैं, ये होता है। इस वजह से गवर्नमेंट के ओवरहेड्स बढ़ जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी कंपनी, सरकारी दफ्तर पैसा तो सरकारी दे रही है ना, तो गवर्नमेंट के ओवरहेड्स बढ़ जाते हैं। इसको कम करने की ज़रूरत है, जिससे अगर हम इन सब चीज़ों पे कम करेंगे तो सरकार का खर्चा भी कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोजर ऑफ सिक यूनिट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझना। सिक यूनिट्स का मतलब क्या होता है? सिक का मतलब होता है वो यूनिट्स जो कि लॉस में चल रही हैं लंबे समय से। सिक का मतलब बीमार नहीं कि बुखार हो गया या जुकाम हो गया, नहीं। सिक का मतलब है वो यूनिट्स, वो सरकारी कंपनियां जो कि कई सालों से बीमार हैं। अब मैंने शब्द यूज किया सरकारी। लॉस लंबे समय से किसको हो रहा है? गवर्नमेंट कंपनी को हो रहा है। बहुत ध्यान से समझना ये चीज़। प्राइवेट कंपनियां मैंने क्यों एग्जाम्पल ले लेंगे? प्राइवेट तो सरकार का कोई रोल होता नहीं है, और प्राइवेट तो प्रॉफिट के लिए काम करती है। प्राइवेट कंपनियों को मुनाफा होना हुआ बंद, वो तुरंत अपने आप को बंद कर देंगे। सरकारी कंपनी क्या करती है, क्योंकि वो सरकार की होती है, सरकार द्वारा चलाई जा रही होती है, वो कई सारे लंबे समय तक भी नुकसान में होती है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, इस बीच में BSNL हो गया, स्कूटर इंडिया, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि गवर्नमेंट कंपनी थे लेकिन वो लंबे लंबे समय तक लॉस में चल रहे हैं। तो क्योंकि लंबे समय तक लॉस में चलने वाली सरकारी कंपनी को हम सिक यूनिट्स घोषित कर देते हैं। कौन सी यूनिट्स? सिक यूनिट्स, यानी कि ये बीमार हैं। ऐसी यूनिट सरकार अपने खर्चों पे चला रही है, अब उस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। देखो लिखा भी है गवर्नमेंट नीड्स टू क्लोज डाउन द सिक पब्लिक सेक्टर्स और डिसइन्वेस्टमेंट। उसमें पैसा लगाना बंद करें, उसमें खर्चा करना बंद करें, क्योंकि अब वो बेकार हो रही है। अब उसमें आप अब वो एक समय अब वो नहीं आगे बढ़ने वाली, ठीक है।
इसका मतलब ये नहीं कि जो यूनिट्स हैं या जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उन पे वो पैसा ही ना लगाएं बीमार पे, लेकिन जो देखें जो कई सालों से जो ठीक नहीं हुई और उन पे अब उम्मीद कम है, गुंजाइश ना के बराबर है, उनको सरकार पैसा लगाना बंद कर दे, उस पर डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब उस पर इन्वेस्टमेंट हटा दे, उससे उस पर खर्चा ना करे, जिससे कि सरकार अपने खर्चे को कम कर सकती है। उन यूनिट्स की बात कर रहा हूँ मैं जो कि लंबे समय से नुकसान पे चल रही हैं। और ये डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस था वो भारत में 1991 से 1992 के बीच में आया था। लेकिन ये डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस भारत में इसलिए स्लो था क्योंकि पॉलिटिकल कंपल्शन था। ठीक है, तो ये वो कुछ कारण थे जिससे सरकार अपने खर्चों को कम करके अपने डेफिसिट्स को ठीक कर सकती है। नेक्स्ट है ऑप्शन, किस तरह से सरकार अपने फंड्स को यानी कि अपने रेवेन्यू को बढ़ा के भी काम कर सकती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला, कलेक्शन ऑफ यूजर चार्जेस। अभी आप लोग देख रहे होंगे सरकार ने कई चीज़ों को महंगे कर दिए हैं। वो सरकार ने इसीलिए क्योंकि सरकार में बहुत सारा डेप हो रहा है, जैसे पब्लिक यूटिलिटीज, पीने का पानी, पानी की सप्लाई, बिजली, इरिगेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, इस पे सरकार ने जो चार्जेस लगाती थी वो पहले से बढ़ा दिए हैं। अब सरकार ने इस पर आप कहते हैं टैक्स बढ़ा दिया, तो सरकार की रेवेन्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे सरकार का जो डेफिसिट है वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ये भी सरकार इसमें देखेगी कहाँ पे बढ़ाने की जरूरत है, कहाँ पे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। फाइन। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयूज। पीएसयूज का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। क्योंकि हमारे देश में, मुझे कहने में इसमें संकोच नहीं है कि 50% से ज़्यादा पीएसयूज, मोर देन 50%, बहुत ही इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट मतलब समझते हो, सही नहीं चल रही हैं, बहुत ही इनएफिशिएंट है, या फिर हम कहें इनअप्रोप्रिएट है, जिसकी वजह से वो लॉस में कहीं ना कहीं है। एक अंदाजन में बता रहा हूँ 50%, ये कोई स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं है, बट एक अंदाजन बता रहा हूँ। इससे क्या होता है, अगर सरकार कोशिश करे पीएसयूज पे थोड़ा सा फोकस करे, उनकी स्ट्रैटेजी चेंज करे, उनके लिए नए नए नियम बनाए, कुछ प्राइवेट सेक्टर की तरह स्ट्रैटेजीज अपनाए, कुछ इसमें भी थोड़ा सा डर बना दे कि सरकारी नौकरी भी जा सकती है, प्रमोशन रुक सकता है, आपको और भी काम अच्छे से करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी नौकरी चली जाएगी, मतलब एक माहौल बनाए काम करने का, और कुछ मोटिवेशन भी दे साथ में। तो इससे एटमॉस्फेयर चेंज करे, नियम कानून चेंज करे, इससे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इंप्रूव होगी और सरकार का रेवेन्यू भी अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसकी जरूरत भी है सरकार को। और क्या देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरकार को इससे ज़्यादा इस पे काम करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रॉपर मोबिलाइजेशन ऑफ टैक्स रिसोर्सेज। भारत में एक सबसे बड़ी समस्या है टैक्स इवेशन, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो। मैंने कल बताया था 2 ही टाइप के टैक्स होते हैं, लेकिन हमारे देश में जो लोग हैं वो टैक्स से बहुत चोरी कर लेते हैं, या टैक्स को अवॉइड करते हैं, या टैक्स के साथ गड़बड़ कर देते हैं। उसके कई सारे कारण भी हैं, आइए देखते हैं। पहला, टैक्स भारत में काफ़ी ज़्यादा है, ये बताने की ज़रूरत नहीं। इंडिया का जीएसटी वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट नंबर का हाईएस्ट जीएसटी में से एक है। ठीक है, जीएसटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। टू मैनी फॉर्मेलिटीज एंड डॉक्यूमेंटेशन वर्क, बहुत पेपर वर्क है, इतना पेपर वर्क है कि कहते हैं कि हालत खराब हो जाती है, अब भी कई दिन पेपर वर्क में चले जाते हैं। और तीसरा, इनएफिशिएंट एंड करप्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल, सरकारी तंत्र इतना भ्रष्ट है, इतना कह सकते हैं करप्ट है, जिसकी वजह से, अब हम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें टैक्स अथॉरिटीज भी कई जगहों पर मिली हुई है, कई कई सीनियर ऑफिसर्स के साथ के काम करने वाले लोग मिले होते हैं, कई लोग इसमें चोरी चकारी करते हैं, कई लोग पेपर वर्क गुमराह कर देते हैं या फर्जी का बना देते हैं, जिसकी वजह से टैक्स रिसोर्स का भी प्रॉपर यूज नहीं हो पाता है। तो जरूरी है इन सब चीज़ों पे काम करे सरकार, टैक्स क्लियर रखे, पेपर वर्क कम रखे, और अब हो भी रहा है, ई वर्क ज़्यादा हो रहा है, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, ताकि चोरी कम हो, ह्यूमन एफर्ट्स कम हो, और मशीन के थ्रू चीज़ें जल्दी डिटेक्ट हो जाए। फाइन, तो ये कुछ तरीके हैं। एंड लास्ट इसमें मार्केट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है, मार्केट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का। मार्केट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का मतलब है
मार्केट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की मार्केट को ध्यान में रखते हुए सरकार काम करे, यानी कि जो डिमांड है उसको इंकरेज करे। अगर किसी चीज के प्रति डिमांड बढ़ाने से देश का और सरकार का भला होता है तो सरकार उस चीज की डिमांड बढ़ाए। इंसेंटिव्स आर गिवन थ्रू द फिस्कल पॉलिसी टू एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। हाँ भाई, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू वो प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वेस्ट करे, यानी कि कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर के साथ प्राइवेट सेक्टर जो है ये लोग मिल के काम करें, ठीक है ना, आपस में मिल के काम करें, क्योंकि इन दोनों के मिल के काम करने से किसका फायदा होगा? देश का फायदा होगा। और हमारा देश है भारत, तो भारत का ग्रोथ बढ़ेगा, क्योंकि सिर्फ सरकारी कंपनी चलाने से काम नहीं चल सकता। सरकारी और प्राइवेट दोनों को सामंजस्य बना के रखें, दोनों में बैलेंस बना के रखें और दोनों पे ही सरकार फोकस करे, ठीक है ना, दोनों की ग्रोथ के बारे में सोचे, जिससे भारत यानी कि अपने देश को फायदा होगा, सरकार को फायदा होगा, जिससे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का जो बर्डन है वो भी कम होगा और गवर्नमेंट की बोरोइंग्स कम होंगी और वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के प्रति जागरूक होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज जो हमने डिस्कस किया कि किन मेजर से गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग्स को डेफिसिट को कम कर सकती है, फिस्कल डेफिसिट को रोक सकती है, सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक सब लोग अपना ख्याल रखें, बी सेफ, टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस